चलिए भाई, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे फिर से अल्टरनेटिंग करंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और यहाँ पे ध्यान ये देना है, समझना ये है कि पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, 1 से लेकर के 7 तक की सॉल्यूशन कर चुके थे, ठीक है। और इस वीडियो में अब जो हम लोग को सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो चलिए भाई, तैयार हो जाइए। और सबसे पहला जो बात है वो ये कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पहले से सॉल्व कर चुके थे, ये हम लोग के पास पहले से था, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 भी है आपका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो और बड़ा कर देते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 इज 6 मिली कूलम। यानी यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला ये कि जो चार्ज है, ठीक है, इनिशियल चार्ज जो है वो हम लोग को मालूम है वो 6 मिली कूलम है। और इस 6 मिली कूलम को 6 इंटू 10⁻³ कूलम लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट द लेटर टाइम। अब यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि टोटल जो एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट है, तो टोटल एनर्जी मतलब कि आप एक इंडक्टर लगा रखे हैं, ठीक है, आप उसके साथ एक कैपेसिटर लगा रखे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर एक कैपेसिटर एक इंडक्टर लगा रखे हैं, तो एनर्जी एक्चुअली इनिशियली जो स्टोर किया जाता है वो कैपेसिटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। मतलब टाइम जब आपका t इज इक्वल टू 0 चल रहा था, तो उस समय ये कैपेसिटर आपका बिल्कुल फुली चार्ज्ड है। और जब ये फुली चार्ज है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर होगा वो Q²/2C के इक्वल, ठीक है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, वो हमेशा Q²/2C के इक्वल, या आप फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे ½ CV², ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात नहीं हो रहा, पोटेंशियल की बात नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन देख रहे हैं या जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से चार्ज और कैपेसिटेंस हम लोग को मालूम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला चार्ज और कैपेसिटेंस वाला लगाएंगे, ना कि ½ CV² लगाएंगे। तो यहाँ पे Q²/2C। अब जो आपका चार्ज दे रखा है वो आप देख रहे हैं 6 इंटू 10⁻³ इसके हम लोग होल स्क्वायर कर लिए, और बाई 2 इंटू सी। जो कैपेसिटेंस गिवन है प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में, वो आपका 30 माइक्रोफेराड है। तो जब ये 30 माइक्रोफेराड है तो आप उसको लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻⁻6 ना, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ दिखना है, जब हम लोग 6 की स्क्वायरिंग किए तो ये तो आ गया आपका 36, और 10⁻, जो -3 है, ये 10⁻ स्क्वायरिंग करने पे -6 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये 2 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻6, चलिए इससे हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक ना। इसको कैंसिल कर लेते हैं, और ये आपका 18, और ये समझ लीजिए 3 से इसको कैंसिल करते तो 6, अभी 10 नीचे बचा हुआ है, इसलिए ये 0.6 जूल आ जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलता है कि यहाँ क्या कहता है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट द लेटर टाइम, टोटल एनर्जी। तो जब ये डिस्चार्ज कैपेसिटर को फुली डिस्चार्ज करा दिया जाता है तो उसकी टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में। और एक टाइम फिर आता है कि ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ऐसे मान के चलें कि जो मेरा गिवन सर्किट है वो बिल्कुल नॉन रजिस्टिव सर्किट है, और जब ये नॉन रजिस्टिव सर्किट है, एक आइडियल कंडीशन लेकर के चलते हैं कि उसमें किसी तरह का कोई एनर्जी का लॉस अगर नहीं हो रहा हो, तो बाद के टाइम में भी अगर हम टोटल एनर्जी पूछें तो वो हर बार 0.6 जूल ही होगा। यानी कि फाइनल ये ही कि बाद में भी किसी भी इंस्टेंट में भी अगर हम एनर्जी पूछें तो वो हमेशा 0.6 जूल होगा। चलिए, तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इसकी स्क्रीन शॉट लेना है तो हम थोड़ा सा इसको, चलिए अब बिल्कुल देख लीजिए। अब अगर स्क्रीनशॉट लेने में बनता हो तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल इसका ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, चलिए सीरीज एलसीआर सर्किट है, इसमें तीनों आ गया। इसमें रेजिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। तो पहले हम लोग इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दे रखा है वह है 20 ओम, है ना। उसके बाद देखते हैं कैपेसिटेंस की जो सॉरी क्या बोलते हैं, इंडक्टर की जो वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इंडक्टेंस की जो वैल्यू दे रखा है 1.5 हेनरी। ठीक है, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो आपका दे रखा है 35 माइक्रो फेराड, जिसको हम लोग चेंज करके 35 इंटू 10⁻⁻6 फेराड लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कहता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो केस है वो रेजोनेंस का है। ठीक है, ये बिल्कुल रेजोनेंस का केस है। और रेजोनेंस के केस में इतना तो समझ में आता होगा कि रेजोनेंस के केस में जो इम्पीडेंस होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस के इक्वल, और गिवन रेजिस्टेंस जो है आपका वो 20 ओम है। और दूसरी बात ये भी अच्छे से समझ में आता होगा कि रेजोनेंस के केस में जो पावर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो ये हम लोग डेटा नोट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो इन वन कंप्लीट साइकिल, तो जब हम लोग वन कंप्लीट साइकिल की बात करें तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, अब यहाँ देखिए वी आर एम एस तो ठीक है, चलिए आई आर एम एस भी आपका ठीक है। अब रहा कॉस फाइव, तो पावर फैक्टर हम लोग जान रहे हैं रेजोनेंस के केस में 1 होगा। तो यहाँ एवरेज जो पावर आ रहा है वो आपका एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस के इक्वल है। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में जो मेंशन नहीं है वो है आपका आई आर एम एस। डायरेक्ट तो आई आर एम एस कहीं दे नहीं रखा है, लेकिन हाँ हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके हिसाब से वी आर एम एस गिवन है। ठीक है, और हमको जो वी आर एम एस मालूम है, इम्पीडेंस अगर हमको मालूम है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर एम एस जैसे वैसे छोड़ देते हैं, जो आपका आई आर एम एस है इस आई आर एम एस को हम लोग वी आर एम एस इंटू इम्पीडेंस लिख सकते हैं। और आपको बेटर मालूम है कि रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस तो आर के बराबर आएगा। तो जब ये आर के बराबर आ रहा है तो यहाँ इसकी वैल्यू वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अब एक चीज ये याद रखना है, ठीक है, मान लीजिए अगर डायरेक्ट आपको पता हो कि रेजोनेंस का केस है और एवरेज पावर चाहिए तो उसकी फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं वी आर एम एस का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। और अब यहाँ देखिए, चलिए अब यहाँ देखिए जो वी आर एम एस क्वेश्चन में मेंशन है वो 200 है, तो इसको हम लोग 200 इंटू 200 लिख लेते हैं स्क्वायरिंग को। चलिए उसके बाद रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, जरा एक बार देख लें इसको। हाँ 20 दे रखा है। चलिए ठीक है, तो ये आपका वैल्यू जो दे रखा है यहाँ पे चलिए ये जो वैल्यू दे रखा है आपका वो 20 है। इससे इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया आपका 10। अब ये कितना आ जा रहा है, तो अब ये हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 वाट लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं 2 किलो वाट। तो ये हम लोग को मिल गया एवरेज पावर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन किस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 9 का, जो बेटर समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसकी साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकें। चलिए भाई, ये सफिशियंट साइज है, दिख रहा होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 9। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए, लिखा क्या हुआ है कि रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शन ऑफ एम डब्ल्यू ब्रॉडकास्ट बैंड। ठीक है, मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड, एम डब्ल्यू मतलब मीडियम वेव। ठीक है, तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो 800 किलो हर्ट्ज से 12 किलो हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है,
तो चलिए जरा हम पहले ये नोट कर लेते हैं कि जो इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है वो 800 किलो हर्ज दे रखा है, ठीक है, जिसको हम लोग 800 इंटू 10⁻³ हर्ज भी लिख सकते हैं, और इसको 8 इंटू 10⁻5 हर्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए वैसे ही हम लोग सेकेंड फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, वो आपका 1200 किलो हर्ज है, ठीक है, जिसको अगर कन्वर्ट कर दें तो ये आपका 12 इंटू 10⁵ हर्ज के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ, जो इंडक्टेंस गिवन है वो देखिए, जो इंडक्टेंस गिवन है यानी एल की जो वैल्यू दे रखा है वो आपका 200 माइक्रो हेनरी है, जिसको आप 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी लिख सकते हैं, और ये 2 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब पूछ रहा कि व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब ये कि जब हम लोग कोई एलसी सर्किट बना रखते हैं तो उसमें एक इंडक्टर और एक हम लोग कैपेसिटर लगा रखे होते हैं, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को, ठीक ना, इस फ्रीक्वेंसी को गेन करने के लिए जो पूछा जा रहा है कि इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इस फ्रीक्वेंसी को गेन कर सके। तो इसके लिए जो कैपेसिटर लगाया जाएगा वो वेरिएबल कैपेसिटर होगा। अब उसकी भी एक मिनिमम वैल्यू होगा, उसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, और यहाँ पे हमको उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों चाहिए। अब देखिए निकालेंगे कैसे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम इसकी वैल्यू। जैसे आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फर्स्ट को रख करके एक वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, फिर सेकेंड फ्रीक्वेंसी को यूज करके आप एक और कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, और यही इस कैपेसिटर की रेंज हो जाएगा, यानी लोअर वैल्यू टू अपर वैल्यू, ठीक है। अब वो कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए क्योंकि जब ट्यूनिंग होता है तो ट्यूनिंग एक्चुअल केस होता है रेजोनेंस का, और रेजोनेंस के केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी की, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2π√LC के इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 कितना हो जाएगा, ये 1 लिख सकते हैं इसको 4π² और ये LC। यहाँ से कैपेसिटेंस की अगर वैल्यू निकाल लिया जाए तो 1/4π² F² इंटू L, इतना इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगा। अब एक बार क्या करना है कि एक बार क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी F1 है, फॉर फ्रीक्वेंसी F1 जिसकी वैल्यू हम लोग 8 इंटू 10⁵ लाए, इसको रख करके आप समझिए कैपेसिटेंस C1 ऑब्टेन कर लीजिए। तो करना क्या है, यहाँ पे C इज इक्वल टू 1/4 लिखें, और π² अप्रोक्स जो आता है वो 9.8 के आसपास आता है, ठीक ना, ये वैल्यू याद रखना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गया आपका f का स्क्वायर यानी कि 64, ठीक है, 64 इंटू 10⁵ का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 10, ठीक है। और जो यहाँ पर इंडक्टेंस है उस इंडक्टेंस की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4, तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, ये इंडक्टेंस की वैल्यू हो गया। चलिए जब इसको हम लोग कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये लगभग, ठीक है, अब तो ये उतना टाइम है नहीं तो इसलिए हम पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे नहीं, तो ये वैल्यू लगभग 198 पिको फेराड के इक्वल आएगा। कैलकुलेट इसको खुद अपने से करके देख लीजिएगा, वो अप्रॉक्स 198 पिको फेराड आएगा। थोड़ा बहुत डेसिमल में, पॉइंट में आगे पीछे ये कैलकुलेशन जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गया 198 पिको फेराड। अब इसी तरह से चलिए, अब इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, C2 फाइंड आउट कीजिए। C2 फाइंड आउट करने के लिए 1/4π² और ये F² इंटू L। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी 12 इंटू 10⁵ हर्ट्ज हम लोग यूज करेंगे। अब C2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 9.8
इंटू एफ स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और उसके पावर का स्क्वायर करेंगे, फिर से ये 10 आएगा और एल की तो वैल्यू वही रखना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग जो है वो 88 पिको फेराड के आसपास आएगा। ठीक है, 88 पिको फेराड के आसपास आएगा। तो इस तरह से हमको दो वैल्यू मिल गए। तो जो वेरिएबल कैपेसिटेंस की अब रेंज की बात अगर कर लें तो वो रेंज हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 88 पिको फेराड टू कितना हो जाएगा 198 पिको फेराड। ये उसकी रेंज होना चाहिए उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को गेन करने के लिए। तो चलिए ये भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए इतना में क्लियरली आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, वो फिर ले लीजिएगा फिर। चलिए भाई, तो ये दिख रहा होगा सही से। चलिए तो यहाँ तक ये भी हो चुका, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपका लास्ट है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, फिगर देख ही रहे, ये सीरीज एलसीआर सर्किट है। चलिए यहाँ पे कैपेसिटर दिख नहीं रहा, कैपेसिटर लगा लेते हैं जिसकी वैल्यू सी के इक्वल। ठीक है, अब ये एलसीआर सर्किट है कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जिसकी सोर्स की वोल्टेज है 230 वोल्ट। ठीक है, 230 वोल्ट। चलिए तो 230 वोल्ट क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया वी आर एम एस। आपको सबसे पहले वी आर एम एस मिल गया जो भी सोर्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, वो वोल्टेज हमेशा वी आर एम एस होता है। तो 230 वोल्ट इसकी वी आर एम एस वैल्यू है। हालांकि यहाँ पे हम देख रहे हैं आपको इंडक्टेंस मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है, रेजिस्टेंस भी मालूम है। ठीक ना, और फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन द रेजोनेंस। यानी कि एक तरह से हमको जो फाइंड आउट यहाँ पे करना है वह है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये जो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है देखिएगा, तो जो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/√L/C। ये फॉर्मूला है। ठीक है, सारा गिवन इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है। जो एल की वैल्यू दे रखा है वो एल की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, वो दे रखा है 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5। और जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ देख लीजिए, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू दे रखा है इसमें वो आपका 80 माइक्रो फैराड है। ठीक है, चलिए तो ये 80 माइक्रो फैराड है। तो 80 इंटू माइक्रो फैराड को फैराड में चेंज कर लेते हैं, 10 टू दी पावर -6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनको जब मल्टीप्लाई कर लिया जाए 5 इंटू 80 तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 टू दी पावर ये -6। अब 400 का तो ये हो गया 20 और ये 10 टू दी पावर -3। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इससे एक कट जाएगा तो ये -2। अब -2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100/2 यानी कि 50 रेडियन पर सेकेंड ये हम लोग को मिल गया एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलिए तो ये बेटर समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल फॉर्मूला है, जान ही रहे होंगे कि रेजोनेंट पे रेजोनेंस के केस में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है उसकी वैल्यू 1/√LC के इक्वल है। सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलिए उसके बाद जरा यहाँ पे देखिए इसके सेकंड क्वेश्चन में, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस निकालना है भाई। ठीक है, और जो इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है वो रेजोनेंस के केस में है। यहाँ पे लिखा हुआ ना एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग बेटर पहले से ये जानते हैं कि जब रेजोनेंस का केस हो, चलिए जो रेजोनेंस का केस होता है उस रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस दैट मीन्स जेड हमेशा रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा है 40 ओम। तो चलिए ये 40 ओम दे रखा है, तो यहाँ हम लोग इम्पीडेंस डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए जो 40 ओम के इक्वल है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगाने का इम्पीडेंस का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तो रिजल्ट यही आएगा। और ऐसे भी पहले से हम लोग को पता है कि जब रेजोनेंस का केस होता है तो इम्पीडेंस हमेशा आपका प्योरली मतलब कि क्या बोलते हैं प्योर रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। मतलब कि रेजोनेंस के केस में जो आपका सीरीज एलसीआर सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और उसकी इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 40 ओम। अब यहाँ देखना है, इसी क्वेश्चन में आप पूछ रहा है क्या कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फाइंड आउट कीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो जब हम लोग को फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी आई नॉट, तो आई नॉट के लिए हमको क्या चाहिए, ई नॉट बाई जेड, ठीक है। और ई नॉट तो क्वेश्चन में मेंशन है नहीं, लेकिन वी आर एम एस गिवन है, और जो ये वी आर एम एस दे रखा है वो 230 वोल्ट है। तो वी आर एम एस की वैल्यू 230 वोल्ट के इक्वल। तो हम लोग को जब वी आर एम एस मालूम है ना, तो बस इसमें क्या करना है, वी आर एम एस में √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ई आर एम एस वी आर एम एस जो लिखना लिखिए, तो √2 इंटू ई आर एम एस और बाई जेड। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें तो √2 की वैल्यू 1.41 और ये हो गया 230 और जेड आपको मालूम है कितने के इक्वल है, 40 के इक्वल है। जब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये 8.13 एम्पियर के आसपास आएगा। तो ये इसकी फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम जो करंट पीक वैल्यू ऑफ द करंट है या जो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट है वो 8.13 एम्पियर के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 11 का 20 सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए लास्ट वाली क्वेश्चन जो है वो क्या लिख रहा है, और इसको और हम जूम कर देते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन को अब देखिए अच्छे से, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल, यानी वी आरएमएस निकालना है, ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, यानी कि अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द इंडक्टर, अक्रॉस द कैपेसिटर, हम लोग को फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। और कहता है कि सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। चलिए तो अब जरा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इत्मीनान से। देखिए जब रेजोनेंस की केस होता है, ये आपका एक रेजिस्टेंस, ये आपका इंडक्टर और ये आपका एक कैपेसिटर, और इसको हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दें, ठीक है। तो हम लोग फेजर डायग्राम पढ़े थे, ठीक ना, उस फेजर डायग्राम में देखिए जो जरा कलर चेंज कर ले, चलिए जो हम लोग फेजर डायग्राम देखे थे, ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो जो हम लोग फेजर डायग्राम देखे थे उसमें ये आपका वी आर, ये आपका वी एल और ये आपका वी सी, ठीक है, इत्मीनान से देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब रेजोनेंस कंडीशन होता है तो उस रेजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द जो कैपेसिटर है ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना, दोनों की वैल्यू इक्वल होता है। तो जब इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे की इक्वल है तो सोचना सबसे पहले ये कि भाई चलो इनकी तो पोटेंशियल सेम, और ये अपोजिट इन फेज है। तो जब ये अपोजिट इन फेज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, है ना, ये एक दूसरे को समझ लीजिए वो कैंसिल कर दिए। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो सिर्फ बचा क्या आपके पास, वी आर। तो टोटल जो पोटेंशियल है वो अक्रॉस द कैपेसिटर आ जाए, सॉरी क्या बोलते हैं, अक्रॉस द रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो वोल्टेज है वो उतना ही होगा जितना सोर्स की वोल्टेज है, और सोर्स की वोल्टेज यहाँ पे 230 वोल्ट है। इसका मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो 230 वोल्ट के इक्वली आएगा। तो सीधे सीधे हम लोग ये काम कर लेते हैं
तुमको ये पता है कि जब रेजोनेंस की कंडीशन है तो रेजोनेंस के कंडीशन में VL VC की वैल्यू सेम होता है, उनके वोल्टेज की वैल्यू सेम होता है, बट अपोजिट इन फेज होता है, इसलिए टोटल जो वोल्टेज ऑफ दिस सोर्स होगा उतना ही वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। तो फाइनल डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं कि VRMS अक्रॉस दी रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 230 वोल्ट होगा। चलिए ये तो मिल गया हम लोग को। अब बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे अक्रॉस द इंडक्टर। अब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया होगा, वोल्टेज तो आया है ना, ठीक है, वो अपोजिट इन फेज थे, उनके रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर तो आया होगा। अब वो वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ये IRMS लिखिए और इस IRMS में आपको क्या करना है, एक्सेल से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। IRMS की अगर हम बात करें तो IRMS में हम लोग को VRMS मालूम है, रेजोनेंस की कंडीशन है, तो रेजोनेंस की जब कंडीशन है तो यहाँ पे आपका जो IRMS है वो VRMS बाई R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो XL है ये XL L ओमेगा के इक्वल होगा। अब VRMS हमको मालूम है 230 वोल्ट है, जो R है आपका रेजिस्टेंस है वो 40 ओम का है, और जो L की वैल्यू है वो L की वैल्यू आपका 5 है, और ओमेगा जो लाए थे वो 50 है, ठीक है। तो जब इनको हम लोग कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू 1435 के आसपास, 1435 इतने वोल्ट के ये आसपास आएगा। क्लियर है, वो कैलकुलेट करके देख लेना है। चलिए मान लेते ये वैल्यू आपका जो आएगा ना 1437, हाँ 0.5 वोल्ट इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो वैसे ही अब अगर मान लेते ये वोल्टेज हम लोग को मिल गया, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर मिल गया, ठीक ना, ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर मिल गया। अब वैसे ही आप वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालिए, तो जब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालेंगे तो फिर से यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा IRMS इंटू क्या लिखना है यहाँ पे XC, ठीक है। और IRMS फिर से ये VRMS और इंटू रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल है यहाँ पे, और XC की वैल्यू 1/ω/C होता है, ठीक है। तो 1/ω/C, चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे फिर से 230, रेजिस्टेंस की वैल्यू 40, और ये 1/ω आपका 50, और जो कैपेसिटेंस है, ठीक ना, वो कैपेसिटेंस कितना दे रखा था जरा देख लें एक बार, कैपेसिटेंस गिवन है 80 माइक्रोफैराड, ठीक है, 80 माइक्रोफैराड। तो हम लोग यहाँ पर चलिए 80 इंटू 10⁻⁻6, और ये भी जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आएगा वो बिल्कुल उतना ही आएगा, ठीक ना, आना भी चाहिए 1437.5 वोल्ट, क्योंकि रेजोनेंस के केस में तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर उतना ही होता है जितने की वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, तभी तो ये दोनों की पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और टोटल वोल्टेज जो सोर्स का है वो अक्रॉस द रेजिस्टेंस अपेयर होगा। तो ये वोल्टेज हम लोग को मिल गया अक्रॉस द कैपेसिटर। अब यहाँ पे देखिए जितना वोल्टेज हम लोग को, ठीक है, जितना वोल्टेज हम लोग को अक्रॉस द इंडक्टर मिला उतना ही वोल्टेज हम लोग को अक्रॉस द कैपेसिटर भी मिल रहा है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है और अपोजिट इन फेज है। तो जब आप इनकी रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इनकी रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग, तो इनकी अगर रिजल्टेंट निकाला जाए VL माइनस VC, तो बेशक मालूम ही है कि ये अपोजिट इन फेज है, तो इसलिए हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम लोग को 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव भी हो जाता है कि जब रेजोनेंस का केस होगा तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये दोनों सेम होंगे बट अपोजिट इन फेज होंगे, और इनकी रिजल्टेंट ऑलवेज 0 मिलेगा। तो चलिए यहाँ तक ये भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो अगर छोटा करेंगे तो बहुत ही छोटा दिखेगा। तो चलिए उसमें आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ तक में कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल जो बना चुके हैं वो सही है, जो नहीं बनाए वो कम से कम इसको देख करके अच्छे से बिल्कुल इसको देख करके अच्छे से जो है
वो समझ लीजिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट अगर होता है, होना तो नहीं चाहिए, अगर डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है। और इनके फेयर कॉपी बिल्कुल करके लाइए ताकि हमको पता चले कि हाँ आप ये काम कर रहे हैं और यूजलेस नहीं जा रहा है ये काम, ठीक है। तो चलिए भाई, तो फुल एंड फाइनल आज के क्लास का यहीं पे हैप्पी एंडिंग।